चलिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। टुडे इज 5 दिसंबर और हम लोगों ने कल इकोनॉमिक्स क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है, उसके कॉजेस, ये हमने कल डिस्कस किया था, राइट? कोई यहाँ तक कोई दिक्कत? सब बच्चों को समझ में आ रहा है? ओके। तो आज हम लोग जो अभी फर्स्ट चैप्टर ही का चल रहा है हमारा, अभी उसका आगे का टॉपिक करेंगे हम। हमारा चैप्टर 1 है इकोनॉमिक, यानी अर्थशास्त्र। आज हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आखिर कितने प्रकार की होती है? अर्थशास्त्र के प्रकार। तो इकोनॉमिक्स जो है वो हम 4 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो आपकी बुक का नाम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एंड द लास्ट वन इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, हिंदी में इसे हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसे समष्टि अर्थशास्त्र, इसे सकारात्मक अर्थशास्त्र और इसे आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। ठीक है बेटा। तो हमने इन चारों के बारे में पढ़ना है। अब सबसे मेन जो यहाँ पे बात है वो आपको ये जाननी जरूरी है कि ये जो हमारी माइक्रो और मैक्रो, यानी ये व्यष्टि और समष्टि, ये जो दो अर्थशास्त्र है, इसमें से ये व्यष्टि वाला आप 11th में पढ़ रहे हैं, ये समष्टि वाला आप 12th में पढ़ेंगे। ये पूरी एक बुक है। और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसे आप माइक्रो के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे आई थिंक खाना खाते खाते क्लास अटेंड कर रहे हैं, राइट? ओके, चलिए कोई बात नहीं, आगे करते हैं। यहाँ तक लिख लिया सबने? तो चलिए, सबसे पहले हम आते हैं अपने पॉजिटिव, सॉरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए बेटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में यानी माइक्रो में क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब क्या होता है, किसी को पता है? माइक्रो, छोटा। माइक्रो मतलब स्मॉल, माइक्रो मतलब छोटा, और मैक्रो मतलब बड़ा, लार्ज, बिग, वेरी गुड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेटे क्या होता है कि जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, when economic problems are studied at individual level,
इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत स्तर पर, यानी जब हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पे करते हैं। हिंदी वाले बच्चे प्लीज इसे लिख लें पूरा पूरा, कि जब हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पे करते हैं तो उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करेंगे, यानी एक एक के बारे में जानेंगे, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। और जब हम एट इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर जब हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पूरी इकोनॉमिक लेवल पे स्टडी की जाती हैं, हम ये देखते हैं कि पूरी इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम है, तब हम उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, एक एक के बारे में बात करते हैं, तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इतनी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? ओके। तो अब ऐसे कौन से वेरिएबल्स हैं, या एग्जांपल दीजिए। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैम एग्जांपल बताइए कि ऐसे कौन से इश्यूज हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम एक एक के लेवल पे जाके बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे व्यक्तिगत स्तर पे बात करते हैं। तो हमारा डिमांड हो गया एक टॉपिक, हमारा सप्लाई हो गया। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम एक एक कंज्यूमर की, एक एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन की, अगर मैं बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट की यानी बेरोजगारी, अगर मैं बात करूं जीडीपी, मैं बात करूं नेशनल इनकम की, वेरी गुड, मैं बात करूं पॉवर्टी की, ठीक है। ऐसे ये सारे इश्यूज जो हैं वो किसी एक लेवल पर नहीं होते। जैसे अगर आपकी भाषा में एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं ये कहती हूँ कि कोलगेट की डिमांड इतनी है, पेप्सोडेंट की डिमांड इतनी है, हम ये सब करते हैं ना, यानी इंडिविजुअली हर एक गुड की हम डिमांड बताते हैं। लेकिन क्या हम कभी ये कहते हैं कि बुराड़ी एरिया में इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, या संत नगर में इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, या कमालपुर में इतने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है? ऐसा हम जब भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं या पॉवर्टी की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इंडिया में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। हम क्या कहते हैं, इंडिया में इतनी पॉवर्टी है, इंडिया में इतनी महंगाई हो रही है, यही सब बात करते हैं ना हम। यानी यानी ये जो इश्यूज हैं, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, ये जो इतने भी इश्यूज हैं, पॉवर्टी, ये ऐसे इश्यूज हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर ही डिस्कस किए जाते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर इनकी बातचीत होती है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होती। क्लियर? ओके। तो अगर हम अब देखिए क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसे जो मैथ्स की स्टडीज करता है या मैथ्स में काफी कुछ आगे करता है, तो हम उसे कहते हैं मैथमेटिशियन, राइट। जो साइंस में आगे पढ़ता है उसे कहते हैं साइंटिस्ट। ऐसे ही हमारे जो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं, जो इकोनॉमिक्स में आगे काफी कुछ रिसर्च करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिस्ट। क्या कहते हैं? इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री। क्या कहते हैं? इकोनॉमिस्ट इंग्लिश में, हिंदी में अर्थशास्त्री। तो जो माइक्रो इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिस्ट। और जो मैक्रो की पढ़ाई करते हैं उसे क्या कहेंगे? मैक्रो इकोनॉमिस्ट। ठीक है। अब क्या होता है बेटे, कि जब माइक्रो इकोनॉमिस्ट इस वेरिएबल की, डिमांड की, सप्लाई की, इन सब बातों के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो ये मान के चलते हैं कि ये जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, नेशनल इनकम, पॉवर्टी, ये जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं, ये क्या हैं, ये सब
मैक्रो वेरिएबल्स क्या है ये, और ये सब क्या है, माइक्रो वेरिएबल्स। ठीक है, व्यष्टि चर, समष्टि चर, वेरिएबल्स मतलब चर। तो माइक्रो इकोनॉमिस्ट जब अपने वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे होते हैं तो वो ये एज्यूम करते हैं कि मैक्रो वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर चेंज हो भी रहा होता है तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं, वो उसको कांस्टेंट मानकर चलते हैं। ये बात समझ में आई? तो हमारा जो पॉइंट है वो ये है, हाँ बता रही हूँ। माइक्रो इकोनॉमिस्ट एज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। Similarly, macroeconomist assumes that micro variables are constant. अब मैं एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ ये पॉइंट। मान लीजिए बबीता जो है वो एक माइक्रो इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, बबीता क्या है, एक माइक्रो इकोनॉमिस्ट। अब वो क्या कर रही है, वो घर घर जाके सर्वे कर रही है। ठीक है, वो सर्वे कर रही है इस बात का, वो ये पता लगा रही है कि घरों में अमूल मिल्क की कितनी डिमांड है, इस बात का पता लगा रही है वो। ठीक है, अब उसने आज है आज 4 है 5 है, आज 4 दिसंबर है, 5 दिसंबर, 5 दिसंबर है आज। 5 दिसंबर को 5 दिसंबर को बबीता ने पूरे संत नगर का डाटा इकट्ठा कर लिया। ठीक है, और उसने बता दिया कि आज की डेट में संत नगर में अमूल दूध की फॉर एग्जाम्पल मैं मान लीजिए लिख देती हूँ 5,000 लीटर है डिमांड। ठीक है, अब क्या हुआ, वो अगले दिन 6 तारीख को ये मान के चली कि उसका संतनगर एरिया कंप्लीट हो गया है। अब वो दूसरे एरिया में जा रही है, 6 तारीख को कमालपुर में जा रही है मान लीजिए। ठीक है, अब वो कमालपुर में जा रही है, उसने 5 तारीख को संत नगर का एरिया कंप्लीट हो गया, उसने कैलकुलेशन कर ली कि ये डाटा आया है 5 तारीख का। लेकिन क्या हो जाता है, 6 तारीख को 6 तारीख को संत नगर में मान लीजिए वहां के लोगों की जो इनकम है वो अचानक से बढ़ जाती है। कोई भी रीजन हो गया वो वहां का। ठीक है, 6 तारीख को वहां के लोगों की इनकम बढ़ गई। अब मुझे बताओ, इनकम बढ़ने से डिमांड ऑफ मिल्क पे क्या फर्क पड़ेगा? डिमांड ज्यादा हो जाएगी ना। तो उसने तो बेचारी ने ये सोच के 6 तारीख को अगला एरिया सिलेक्ट किया था कि उसका 5 तारीख को संतनगर एरिया कंप्लीट हो गया है। तो क्या वो दोबारा जाएगी संतनगर की कैलकुलेशन करने की, इनकम बढ़ने के बाद अब डिमांड कितनी होगी? तो अगर वो इस वाले फैक्टर को कंसीडर करेगी
इनकम को, तो क्या उसकी डिमांड कैलकुलेशन कभी पूरी हो पाएगी? तो यानी जो माइक्रो इकोनॉमिस्ट होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिस्ट जब अपने वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो ये मान के चलते हैं कि जो ये मैक्रो वेरिएबल्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर बदलाव होता भी है तो वो उसको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि अगर वो उसको कंसीडर करेंगे तो उनकी स्टडी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अब बात समझ में आ गई? इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिस्ट की बात होती है कि जब वो अपने वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे होते हैं, तब वो ये मान के चलते हैं कि माइक्रो वेरिएबल्स में कोई बदलाव नहीं है, और अगर बदलाव हो भी रहा होता है तो भी वो उसको कंसीडर नहीं करते। सम, समझ में आ गया? तो हमारे माइक्रो, हिंदी वालों को समझ में आ गया बेटा? ओके, तो हमारे डिफरेंस के 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब है चौथा पॉइंट कि देखिए, जब भी कोई स्टडी करता है, जो मैथमेटिशियंस हैं या जो साइंटिस्ट लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, वो किस लिए करते हैं? और क्यों करते हैं स्टडी? ओके, मतलब बेसिकल, हाँ बोलो बोलो। बेसिकली वो इसलिए सब रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, ताकि उन्हें अपनी नेशन के बारे में पता चल सके और आगे उसमें तरक्की कर सके, वो उसमें बदलाव ला सके, सुधार ला सके नई नई तकनीकों के जरिए, राइट? तो इसी तरीके से जो माइक्रो इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनका क्या रीजन होता है डिमांड पता करना, सप्लाई पता करना, क्यों करते हैं वो ये सब? इसलिए करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइस जानना, एग्जैक्टली। प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो माइक्रो इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनका आउटपुट डिटर्मिनेशन जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, कि आउटपुट को डिटरमाइन करें, क्या वो सामान बना रहे हैं उसको डिटर्मिनेशन करना, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। यानी कीमत निर्धारण और उत्पाद निर्धारण। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ये जो माइक्रो और मैक्रो के बीच हमने डिफरेंस पढ़ा है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, एक ही नंबर का आएगा डिफरेंस में से, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पर आते हैं। कराऊं बेटा?
ओके, तो अब आते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव पर। पॉजिटिव को हिंदी में सकारात्मक बोलते हैं और नॉर्मेटिव मतलब आदर्शात्मक। देखिए बेटे, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है, और एग्जाम में ना इसमें से भी कई बार तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव में से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, जब भी हम कुछ बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर कि इकोनॉमिक्स में एक्चुअली इतना है, या हमारे देश में एक्चुअली इतनी बेरोजगारी है, देश में एक्चुअली इतना नेशनल इनकम है, देश में इतनी एक्चुअली पॉवर्टी है, व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्चुअल और रियल डेटा, तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है। जब हम जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो भी इकोनॉमिक टॉपिक्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनकी हम सच्चाई की बात करते हैं कि एक्चुअली दे व्हाट दे आर, हम असल में ट्रुथ की बात करते हैं, तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाती है। ठीक है। जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं, फिगर्स की बात करते हैं, एक्चुअल डेटा की बात करते हैं, ठीक है, तो उससे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि हम जो एक्चुअल नहीं होता, हम सिर्फ उसे इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, या हम सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि व्हाट शुड बी, एक्चुअली क्या है वो तो नहीं पता, बट क्या होना चाहिए, ये इसकी कीवर्ड्स हैं। व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, ये मोडाल्स में पढ़ा होगा ना, शुड बी, ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या जरूर होना चाहिए। ठीक है। तो इन सब चीज, ये जो वर्ड्स हैं ये होते हैं आदर्शात्मक, कि एक्चुअली ये हमारे जो इकोनॉमिक्स में है इतनी बेरोजगारी होनी चाहिए थी। ठीक है। ये नॉट रियल, ये रियल नहीं होते। ठीक है बेटा। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 110 million इन 2010 या 20, इतनी है। मैंने क्या कीवर्ड यूज किया, इज, यानी असल में है। और अगर मैं ये कहती हूँ कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया शुड बी, यस बेटा, समझा रही हूँ। अगर मैं ये कहती हूँ कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया शुड बी 100 million इन 2020, तो वो नॉर्मेटिव हो गया, क्योंकि मैंने कीवर्ड क्या यूज करा, शुड बी, और यहाँ इज। यानी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जब हम बात करते हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि हमारा एक्चुअली डेटा क्या है, एक्चुअली हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए। वो तो हम जैसे रिसर्च करते हैं, स्टडीज करते हैं, इकोनॉमिस्ट होते किस वे इसीलिए तो कि ये पता लगा सके कि होना क्या चाहिए इकोनॉमी के अंदर। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके अलावा इसका लास्ट टॉपिक है अदर फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी। ये आपने एसएसटी में भी पढ़ा हुआ होगा। हमारे 3 फॉर्म्स हैं अदर: सेंट्रली प्लान्ड, जिसे आप एसएसटी में सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते थे,
उसके बाद काजल म्यूट करिए बेटा। मार्केट इकोनॉमी, मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रही हूँ, आप नहीं करेंगे, आप फुल फॉर्म लिखेंगे। और कैपिटलिस्ट, और थर्ड इज मिक्स्ड। हिंदी में इसे समाजवादी कहते हैं, इसे पूंजीवादी कहते हैं, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये वर्ड पढ़े हैं आप लोगों ने एसएसटी में? कोई बच्चा बताएगा समाजवादी क्या होता है? एग्जैक्टली बाकी काजल भी ठीक कह रही है। हाँ हाँ हाँ, बेसिकली बिल्कुल ठीक बोल रहे, तीनों बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है, वेरी गुड। कि सेंट्रली प्लान्ड का मतलब होता है वो इकोनॉमी जिसमें समाज के बारे में सोचा जाता है। यानी जब भी वो कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई कानून बनाते हैं, कोई काम करती है अगर वहाँ की सरकार, तो वहाँ पे जनता को ध्यान में रखकर, समाज को ध्यान में रखकर वो लोग अपने नियम और कानून बनाते हैं। ठीक है, उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो सिर्फ देश का विकास करना चाहते हैं। लेकिन जो मार्केट इकोनॉमी होती है, यानी जो पूंजीवादी लोग होते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है? वो प्रॉफिट से मतलब रखते हैं, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि कंज्यूमर को क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कंज्यूमर को उसकी इच्छा के अनुसार मिल रहा है नहीं मिल रहा, कंज्यूमर को सही चीज मिल रही है नहीं मिल रही, जस्ट दे थिंक अबाउट ओनली अबाउट देयर प्रॉफिट। बेटा ये लक्ष्मी के नाम से कौन है? प्लीज म्यूट करिए। तो वो सिर्फ किस बारे में सोचते हैं? वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता कि कंज्यूमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, चीज अच्छी बनी है नहीं है, इन्हें उन्हें इस बात किसी भी बात से मतलब नहीं होता। और मिक्स इकोनॉमी जो होती है उसमें दोनों क्वालिटीज होती हैं। इसमें एक लाइन अच्छे से सुनिएगा, जो मिक्स इकोनॉमी होती है ना, वो इन दोनों का मिक्सचर होती है। पहली बात कि इन दोनों का मिक्सचर होती है मिक्स इकोनॉमी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों इकोनॉमीज की अच्छी बातों को तो एक्सेप्ट करती है और दोनों की बुराइयों को, दोनों की कमियों को छोड़ देती है। ये बात समझ में आई? और हमारी हमारी इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है? हम मिक्स्ड इकोनॉमी, वेरी गुड। हमारी हमारी इंडिया में जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इकोनॉमीज के अलग अलग टाइप्स हमें पढ़ने हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? सब समझ में आ गया? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब इसका काम आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है?